स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम एवरीवन। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज क्लियर है आपको। साउंड इज क्लियर। ग्रेट। तो कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? ठीक है। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? कहाँ पर इशू आ रहा है? कहाँ पर और अच्छे से काम किया जा सकता है? वेयर आई कैन हेल्प यू। थैंक्स फॉर आस्किंग शुभम। ऑल गुड एट माई एंड। आंसर राइटिंग, GS रिवीजन। ठीक है। स्कॉलर्स याद नहीं रहते। जयदीप इज सेइंग आंसर राइटिंग में। जयदीप, शुरुआत जब हम करते हैं ना तो हमें लगता है कि इट इज टू मच। इतने सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। फिर आंसर राइटिंग के टाइम पर कैसे याद आएंगे? लेकिन जैसे ही आप आगे आगे बढ़ोगे, दैट्स माई गारंटी टू यू दैट विद एवरी चैप्टर यू विल हैव फ्यू स्कॉलर्स टू रिमेंबर। दैट्स इट। क्योंकि हमें किसी आंसर में अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, यानी कि उसमें थोड़ा दम दिखाने के लिए, कुछ दो तीन स्कॉलर्स या फिर उनके जो आइडियाज आर्गुमेंट्स हैं उनको यूज करना होता है। और उसकी ट्रिक भी मैंने बताई हुई है आपको। जैसे भी हम पेपर 2 सेक्शन बी कर रहे हैं तो मैंने कहा कि यार लिबरल, रियलिस्ट, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, कुछ कंट्रास्टिंग वाले स्कॉलर्स को ना शॉर्ट में लिख लो। किसी एक कीवर्ड को लिख लो जिसके बेसिस पे आप उसको एक्सपेंड कर सको। पूरे सेंटेंसेस को याद रखने की जरूरत नहीं, इतना रखो कि यार इनका ये पर्सपेक्टिव था, दैट्स इट। और धीरे धीरे वही रिक्वायर्ड होता है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि यार ये हमें सब कुछ याद करना है, हमें ना समझ बनानी है इसकी, कि जो कहा गया वो क्यों कहा गया है, और मार्क्स कमाने के लिए मुझे कंट्रास्टिंग व्यूज देने होंगे, ये करना है। नहीं सिद्धार्थ, कुछ नहीं छूटा। अभी बस डिस्कशन हम शुरू ही कर रहे थे। मैं पूछ रहा था कैसी चल रही है आपकी तैयारी, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पर और आपकी हेल्प की जा सकती है। तो जयदीप ने कहा कि सर स्कॉलर्स याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं उनको बता रहा था कि क्रक्स में या आपके नोट्स में जो नंबर ऑफ स्कॉलर्स हैं मैंने ज्यादा दिए हुए हैं जानबूझकर, क्योंकि ज्यादा पढ़ते हो तभी तो उसमें से कम रिटेन जो रहेगा उसको भी यूज करके हम बेस्ट मार्क्स ला पाएंगे, है ना। वैसे तो हमें कंट्रास्टिंग आर्गुमेंट्स 2 से 3 पर थीम, वो अगर हमारे पास हैं सो उतना ही वर्ड लिमिट हमारे पास होता है आंसर में लिखने का, है ना। सब कुछ तो हम लिखते ही नहीं है, ना उतना स्पेस होता है। नो वरीज सिद्धार्थ। अब जैसे वीकेंड है आपके पास, या भी दिवाली के वो जो 3 ऑफ आपको मिल रहे हैं, तो यूज दैट। अच्छा ईमानदारी से बताइए कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी क्लासेस पेंडिंग है, मींस क्लास हो गई है, उन्होंने मिस कर दी थी, और रिकॉर्डेड लेक्चर उन्होंने कवर नहीं किया। जस्ट मेंशन मी। और साथ में ये भी बताइएगा कितने अभी मिसिंग हैं। लेट्स वर्क ऑन दैट सॉल्यूशन यहां पर। देखो आपको ना ब्यूरोक्रेट बनना है, तो एक चीज ध्यान रखो कि सबसे पहले जो भी सिचुएशन है उसको फेस करो। कई बार हम सोचते हैं कि कर लेंगे, वो फिर हो ही नहीं पाता। ठीक है, फेस इट हेड ऑन। उसका मतलब है उस प्रॉब्लम के फैक्ट देख लो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर 5 लेक्चर हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 7 हैं, राइट। अब देख लो कि कब तक मुझे कंप्लीट करना है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोलो कि भाई नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे तक आई शुड बी डन। ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है कि मुझे 1 महीने में करना है, ठीक है, वो भी सही है। जो भी आप बनाओ। ठीक है। जैसे विशाखा ने कहा कि मेरा टारगेट है सर, आई हैव टू कंप्लीट दीज लेक्चर्स इन दिवाली ब्रेक। ठीक है। अब ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर आपने इसी सेशन में आज एक टेंजिबल प्लान नहीं बनाया, टेंजिबल का मतलब जो प्रैक्टिकल हो, सबको पता है कि दिवाली में आप हो सकता है कुछ बिजी भी हो, ऐसा भी हो सकता है ना हो बिजी। ठीक है।
लेकिन अगर कोई टेंजिबल प्लान नहीं बनाया तो दिवाली के बाद वाले डाउट सेशन में जब हम बैठे होंगे तो सिचुएशन वही की वही होगी। फिर आप मुझे लाइव क्लास में मिलोगे, लाइव डाउट सेशन में मिलोगे, लेकिन वो जो रिकॉर्डेड वाले थे वो ऐसे ही मेंशन हो, ऐसे ही मतलब पेंडिंग रह जाएंगे। तो ऐसा तो करना नहीं है हमें, है ना। तो उसके लिए आज ही, जैसे जिसने कहा कि मेरे 8 पेंडिंग हैं, तो हमारे पास 4 दिन है मान लीजिए, तो क्या हम 4 दिन में दो दो लेक्चर करके कंप्लीट कर सकते हैं? कर लीजिए। अगर कोई ऐसा भी दिन आया ना कि मान लीजिए उस दिन मैंने 2 का प्लान बनाया था, नहीं हो पाया, लेकिन इस बहाने वो जो बाकी दिन हमने 2 2 का प्लान बनाया था, उन 3 दिनों अगर वो केवल कंटिन्यू कर लेते तो भी 6 लेक्चर हो जाते। उसके नेक्स्ट वाले संडे को हम 2 कर लेते। पॉइंट ये है कि हम सोचते बहुत ज्यादा है, और हम परफेक्शन चाहते हैं, कुछ परफेक्ट प्लान चाहते हैं, परफेक्ट मोमेंट चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। जो भी है वो अब है, इस मोमेंट में है कि हम इस मोमेंट में एक प्रैक्टिकल प्लान करें और लग जाएं। और अगर आप ऐसे ही लगे रहोगे ना, प्रैक्टिकल प्लान एंड एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन में कंप्लीशन है, रिवीजन है, कंप्लीशन रिवीजन, एंड देन प्रैक्टिस। यही चीज कितने सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, और जो करते हैं दे डेफिनेटली एक्चुअली एलिवेट द लेवल ऑफ देयर लाइफ। मतलब लाइफ का लेवल अपग्रेड होना ही होना है। मतलब जो सक्सेस के करीब आप पहुंचना चाहते हो वो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है। और ये नेचुरल है कि जब तक हमारे पास ना कोई पुश ना हो, प्लान ना हो, वो नहीं हो पाती चीजें। तो ऐसा कर लें कम से कम कि जैसे आपने यहाँ पर बताया मुझे कि मेरे इतने पेंडिंग हैं, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट डाउट सेशन में नेम कॉलिंग करूंगा मैं। ठीक है, नेम कॉलिंग समझ गए कि आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली आस्क कि बताओ क्या स्टेटस है। ठीक है। तो अब भाई मान सम्मान तो सबको प्यारा है, तो उसको बचाने के लिए आई होप आप कर लोगे। लेकिन देखो कई लोगों ने अपना नाम ही चेंज करा हुआ है, तो मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लिया, लेकिन लेनोवो प्लीज अपना नाम प्लीज रियल नेम कर लीजिए। अगर आप कहीं रॉ आईबी में काम कर रहे हैं किसी कोवर्ट मिशन पे, जिसकी वजह से आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते अपने पीएसआर के डाउट सेशन में, तो अलग बात है। ठीक है। अदरवाइज प्लीज यूज योर रियल नेम। एंड नाउ ओप्पो, इनके 7 पेंडिंग हैं। सिद्धार्थ, अपना प्लान थोड़ा लॉन्ग टर्म बनाना। आपके ज्यादा पेंडिंग है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हम जो अपकमिंग वीकेंड्स है उनको भी यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अभी के अभी प्लान बनाकर जरा यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मीनवाइल मैं गूगल डाउट सेशन फॉर्म जो आपने, जिसमें आपने डाउट सबमिट किए थे, जो आपके डैशबोर्ड में भी था आपके, जिसमें आपने डाउट्स दिए थे, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ जिससे मैं सीक्वेंस में डाउट्स को टेकअप कर लूँ। ठीक है। लेट मी ओपन दैट। कहाँ है वो? ये रहा। चलिए। एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा है, सर हाउ टू बैलेंस पीएसआर विद जीएस। हम्म। कश्यप इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। मतलब बैलेंस इन व्हाट वे? मतलब अगर आप कवरेज की बात कर रहे हैं तो आपको हॉलिस्टिक कवरेज दोनों की करनी होगी। अगर आप टाइम एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अभी अ, आपका तैयारी का स्टेटस क्या है। राइट। अभी आप कहाँ पर हैं? एक पीवाईक्यूज कितने सालों के प्रैक्टिस करने हैं? 2014 से। यस। देखो, आपको पीवाईक्यू की एक लिस्टिंग मैंने दी हुई है, प्लस आपको सॉल्व पीवाईक्यूज की बुकलेट भी दी हुई है। आप उसको गो थ्रू कीजिए टॉपिक वाइज। मतलब जब आप किसी टॉपिक को रिवाइज करें ना, तो उस समय पर बस आप पीवाईक्यूज को गो थ्रू कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक टाइम आएगा जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा उससे मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब भी हम रिवाइज करें, प्लीज कंसिडर दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ, क्योंकि आपका 1/3 के आसपास का जो पेपर है वो आपका पीएसआर में वो पीवाईक्यूज बेस्ड ही होगा। ठीक है। तो मतलब यस। तो पहला स्टेप क्या है, जब हम रिवीजन करेंगे ना, तो हम एक बार पीवाईक्यूज की मैपिंग कर लें। उससे क्या होगा कि मुझे पता होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ना ये थीम्स हैं जो रिपीट होती हैं। आपके रिवीजन में कॉन्फिडेंस भी आएगा। कितनी बार आप रिवाइज करते हैं बोरिंग हो जाता है, दोबारा रिवाइज करते हैं याद नहीं रहती चीजें।
लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ये मैसेजिंग देंगे कि यार इस वाले चैप्टर से ठीक है यार, मेरे पास 10 पेज का रिवीजन का कंटेंट है या 5 पेज का रिवीजन का कंटेंट है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से 3 या 4 थीम है ये वाली जो रिपीट हो रही है, अगर मैं पिछले 10 साल में देखूं, ठीक है, तो आप उसको प्लीज रेफर कीजिए। जब आप वो उसको रेफर कर लेंगे ना, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने अगर इतना टाइम दिया है तो नाउ आई नो कि दीज आर द 4 थिंग्स दैट आई नीड टू रिमेंबर, कि 4 थीम्स हैं। और रिवीजन के बाद ना एक अपना एक चेक रखो, रिवीजन मैंने बंद कर दिया। एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी हम पेपर 2 सेक्शन बी में हैं, ठीक है, अब हमने इसे इंडिया लैटिन अमेरिका रिलेशंस कवर किया लास्ट, ठीक है, तो आपने रिवाइज कर लिया, यस और नो? अरे बताइए, किया कि नहीं किया? चलो इंडिया अफ्रीका बता दो, इंडिया अफ्रीका उससे पहले किया था, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, उस पे तो 2 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हो आप, है ना? तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस आपने कर लिया। तो इस समय रिवीजन आपका थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि यार इंडिया अफ्रीका, कोई भी एक थीम बनेगी इस पे, मतलब इंडिया अफ्रीका इज वन थीम, तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पे क्या मुझे याद है? सोचो कहाँ से शुरू किया था इंडिया अफ्रीका रिलेशन, बताओ जरा। दिमाग ऐसा चलना चाहिए, अच्छा इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में सर ने कॉन्स्टेंटिनो जेवियर ऑक्सफोर्ड बुक, ऑक्सफोर्ड हैंडबुक फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी, अच्छा इसके बारे में बताया था, ओ 4 फेजेस के बारे में बताया था, अच्छा 4 फेज में गांधी थे, कोल्ड वॉर था, बिग पावर था, और फिर रिसर्जेंस था, ठीक है। स्कॉलरली पर्सपेक्टिव में मेरे पास क्या क्या है, ओ महेश सचदेवा है, जो कह रहे हैं कि यार क्विट प्रो को होना चाहिए, वी आर नॉट अ कैश काउ। अच्छा डॉक्टर एस जयशंकर भी है यार, आइडलिस्ट पर्सपेक्टिव में डॉक्टर एस जयशंकर को डालेंगे, क्योंकि इस केस में डॉक्टर एस जयशंकर आइडलिस्ट पर्सपेक्टिव शो कर रहे हैं दैट वी आर नॉट हैविंग एनी कंडीशनैलिटीज attached when it comes to our relations with Africa. We want to contribute in Africa's development. तो डॉक्टर जयशंकर हो गए, महेश सचदेवा हो गए, ये मेरे पास हो गया, अच्छा 4 फेजेस भी मेरे पास हो गए, ठीक है। अब जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, इन तीनों में फिल करने के लिए यार मेरे पास कुछ कीवर्ड्स हैं क्या? हाँ है, ठीक है। अच्छा अभी ट्रेंड्स, अच्छा सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट क्या लग रहा है इंडिया इंडिया अफ्रीका रिलेशन में, कि यार एक उस पॉइंट में ना वो 10 प्रिंसिपल ओपन हो जाते हैं जो एक्चुअली गाइड कर रहे हैं, अच्छा वो कंपाला प्रिंसिपल्स, युगांडा में मोदी जी की स्पीच, ठीक है, वहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है, PYQ है। चलिए, फिर यार क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? चाइना फैक्टर से आ सकता है, ठीक है, अगर चाइना फैक्टर को इन्वॉल्व करके देखें, डू आई हैव सफिशिएंट कंटेंट, ठीक है यार, मेरे पास ये 4 5 पॉइंट हैं। अच्छा वो काउंटर करने के लिए सर ने उसमें AGC पढ़ाया था, और फिर AGC को भी ओपन किया था, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या, और उसमें क्या एग्जैक्टली हम कर रहे हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम चाइनाज अप्रोच, एंड वेयर आर द चैलेंजेस। तो अगर ऐसे आपने स्ट्रक्चर दिमाग में कर लिया, तो भाई साहब चैप्टर तैयार है आपका। अब क्वेश्चन आ जाए तो क्या कंटेंट की डेफिशिएंसी रहेगी? नहीं रहेगी, है कि नहीं? तो रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि मैं नोट्स ओपन करूंगा, बुक ओपन करूंगा और तभी रिवीजन होगा। रिवीजन ऑन द गो करो, ठीक है, और कब तक करो? जब तक कि नाम मेरिट लिस्ट में ना आ जाए, ठीक है। मतलब इट्स लाइक कि आप बैठे हो, और आज जो आपने, जैसे जो लोग पूछ रहे थे सर GS और ऑप्शनल को प्रिपेयर कैसे करें, तो GS में जो भी आपने पढ़ा, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमी आपने पढ़ा, तो स्ट्रक्चर दिमाग में ऐसे रिवाइज करो, भले आप बैठे हो, आ जा रहे हो जहां पर आपका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि भाई आप व्हीकल चला रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, लेकिन आप बैठे हो, जा रहे हो, तो इधर उधर देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो तो इस इसकी जगह GS का रिवीजन कर लो, है कि नहीं? तो इससे कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब आधा गेम कॉन्फिडेंस का है। और कॉन्फिडेंस अगर आता है ना, तो मन करता है फिर मेहनत करने का, वो खुद होता चला जाता है। सर आई हैव not attempted the test, I will do now, will I get evaluation now? Yes Eva Gupta, you will get it। ऐसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। सर इन आंसर राइटिंग लाइक म्यांमार is the most important point in India's Act East policy, critical analyze, is this question are geopolitical geostrategy enough with scholarly perspective? Yes obviously Keshav, क्योंकि अब देखो, जब आप ये बता रहे हो ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडियाज एक्टिस्ट पॉलिसी, तो यानी कि आपको इंडियाज एक्टिस्ट पॉलिसी की प्रायोरिटीज पर फोकस करना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव ड्यू टू विच वी आर अलाइंड विद म्यांमार।
आंसर राइटिंग के अप्रोच में क्या सिखाया आपको भाई साहब, इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी लिखा हुआ है ना। तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रेफरेंस में हमें कंटेंट को बिल्ड करना होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एरिया का डेवलपमेंट, राइट, सिक्योरिटी, राइट, एंकर है ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। फिर एक्ट ईस्ट में हम कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, फिर कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी के लिए म्यांमार इज लाइक डोर टू आसियान, तो फिर उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं ट्राइलेटरल हाईवे नेटवर्क, है ना, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार और थाईलैंड, आईएमटी बताया था आपको। फिर तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप मेंशन कर सकते हैं कि हाँ यार ये एक्ट ईस्ट का पार्ट है, और फिर हमारा टारगेट है वी आर गोइंग टू फर्दर एक्सपेंड इट टू रीच टू वियतनाम। ठीक है, अब ये तो हमने केवल आइडिया दे दिया, अब म्यांमार उसमें और क्रूशियल कैसे है। तो हाँ, उसमें फिर ये एंगल्स आ जाएंगे कि देखो, एक्ट ईस्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग रोड्स टू द ईस्ट, it's about deepening our economy and how Myanmar can help us. That Myanmar is part of ASEAN, right? India is not part of ASEAN. So we have India ASEAN dialogue where good relations with ASEAN, with good relations with Myanmar are going to play in India's favor, right? तो फिर म्यांमार की स्टेबिलिटी, उसका एंगल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लर्निंग मिली कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके रेफरेंस में म्यांमार की इंपॉर्टेंस पूछी है, इन जनरल म्यांमार की इंपॉर्टेंस केवल ये क्वेश्चन नहीं। ठीक है ना, एक सेकेंड। हाँ, वो बुद्धिस्ट वाला एंगल भी है, ठीक कहा आपने, सॉफ्ट पावर। तंजिला का क्वेश्चन है, सर द क्रक्स नोट्स आर डिटेल्ड, सो आफ्टर रीडिंग 2-3 times आई एम नॉट एबल टू रिवाइज देम। आफ्टर रीडिंग 2-3 times यू आर नॉट एबल टू रिवाइज देम, ओके। Also, I tried making notes, shared the NAM PDF on the Telegram of your in your means PSI group, but I feel those are not appropriate. Kindly check that PDF. Okay. Tandala, can you just drop highlight that PDF right now? आप मुझे भेज सकते हैं क्या शशांक त्यागी 14 पे टेलीग्राम पे, क्योंकि आपने काफी पहले पोस्ट की हो, क्या पता, या डाउट सेशन के नीचे आप PDF को शेयर कर दीजिए, या मुझे शशांक त्यागी 14 पे, मैंने क्योंकि अभी ओपन किया हुआ है। लेट मी चेक विद योर नेम एज वेल। आई एम नॉट एबल टू फाइंड विद योर नेम, शायद आपका टेलीग्राम किसी और नाम से हो। ठीक है, आप प्लीज सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, अभी मैं चेक कर लूंगा डाउट सेशन के दौरान ही। वैसे सॉल्यूशन यही है कि जब आप वो कह रहे हैं ना आपने 2 से 3 बार पढ़ा, तो आप ना हाईलाइट हाईलाइट कीजिए। जैसे क्लास में आपने क्या सीखा, क्लास में आपने सीखा कि यार आई वाज हाईलाइटिंग फ्यू कीवर्ड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वाज वीविंग माय लेक्चर, राइट। तो यार हम ना क्रक्स में उन चीजों को हाईलाइट कर लें। दीज आर लाइक दी, यू कैन से, वो जो शॉर्ट नोट्स हम कहते हैं ना, वो शॉर्ट नोट्स हाईलाइट करते हुए आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो रिवीजन आप दोबारा तब आसानी से कर पाएंगे अगर रिवीजन का कंटेंट हमारा कंसाइज होगा, है ना। तो प्लीज फॉलो दैट। ठीक है, और जो आपने कहा ना कि वो सफिशिएंट, जो आपने खुद नेम के नोट्स बनाए वो सफिशिएंट नहीं लग रहे आपको, क्या कहा आपने, नॉट अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट वर्ड आपने यूज किया। तो हैव यू रेफर्ड पीवाईक्यूज? अगर आप नेम से जुड़े हुए पीवाईक्यूज को देख रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको बेसिक किट वाले पीडीएफ मिल जाएगा, आप केवल पीडीएफ ओपन करके कंट्रोल F करके सर्च करना नेम। नेम से जो भी क्वेश्चंस होंगे ना पीवाईक्यूज, वो उसमें आ जाएंगे पिछले 10 साल के। फिर आप देख लो कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मेरे कंटेंट, मैंने जो कंटेंट शॉर्ट नोट्स करे हैं उसमें ये सब कुछ है, और या मुझे अगर मैंने नहीं भी उसमें लिखा हुआ तो मुझे पता है ये, तो इसी वजह से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखा, मतलब वो याद ही रहता है मुझे, तो ठीक है। और अगर लग रहा है कि नहीं यार ये वाला पॉइंट जो है ये मुझे डेफिशिएंट लग रहा है, ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट एट दोज पॉइंट्स देयर। तो इसी, ये एक जर्नी है, इसी तरीके से जो आपके नोट्स होंगे ना वो बहुत हैंडी हो जाएंगे, और वो आप बार बार रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ न्यू लिबरल पॉलिसीज केम इन 1970s, देन व्हाई चाइना राइजेस इकोनॉमिकली बाय सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली यूएस? अच्छा, देखो सबसे पहले तो वो न्यू लिबरल पॉलिसीज नहीं है, वो नियो लिबरल पॉलिसीज हैं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, नियो लिबरल पॉलिसीज, क्योंकि नियो लिबरल स्पेसिफिकली बता रहा है कि हम पुश करेंगे ग्लोबलाइजेशन को, हम पुश करेंगे फ्री मार्केट को,
जो वेलफेयर मॉडल होता था वेस्टर्न कंट्रीज का, लाइक ब्रिटेन, यूएसए, उससे वो रोल बैक करेंगे, है ना। तो इसको वो शो कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है बात। और फिर आपने पूछा देन व्हाई चाइना राइज इकोनॉमिकली बाय द सपोर्ट। अरे बिल्कुल राइज करेगा चाइना, क्योंकि चाइना 1980s में चाइना नीडेड इन्वेस्टमेंट, राइट। तो न्यू लिबरल पॉलिसीज तो कह ही रही हैं कि प्राइवेट कंपनीज पर आप कोई बाउंडेशन ना रखो, रेगुलेशन ना करो, मतलब लोअर रेगुलेशन होने चाहिए जिससे कि जहां पर उनको ईज हो। तो यूएस की कंपनीज, इफ यू वांट टू मैन्युफैक्चर से इन चाइना, you should be allowed, and so that you can sell across the world and you can mint profit and that profit share can come back to USA. So that is why, मतलब एक तरीके से न्यू लिबरल पॉलिसीज ने तो प्राइवेट सेक्टर को, मल्टीनेशनल कंपनीज को पुश किया। 1980s में चाइना ने उस अपॉर्चुनिटी का यूज किया, जिससे अपने यहाँ पर चीप लेबर, चीप मैन्युफैक्चरिंग को स्टैब्लिश करके इन क्विक टाइम, बाय रेडी एक्विजिशन, इजी रेगुलेशन, तो उसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। Choosing NAM in bipolar world is affecting current geostrategic of Indian foreign policy as Pakistan is gaining from both USA and China. आप कह रहे हैं choosing NAM in bipolar world is affecting, तो मतलब are you saying कि current world order is bipolar? मतलब क्योंकि आपने कहा is affecting current geostrategic, तो देखो करंट वर्ल्ड ऑर्डर को हम बाइपोलर नहीं बोलेंगे। बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हम कोल्ड वॉर एरा को बोलते हैं, ठीक है, एक बात क्लियर है। शायद आपने बाइपोलर इसलिए यूज किया कि आपको लग रहा है कि यूएस एंड चाइना आर बिकमिंग टू पोल्स, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण, क्योंकि जिस समय हम बाइपोलर बोलते थे कोल्ड वॉर में, उस समय यूएसए एंड यूएसआर दो पोल थे और बाकी जो नेशन थे उनमें गैप बहुत ज्यादा था when it comes to their economic power, geopolitical relevance, or military power. But things are changed now. Now there are multiple poles across the world. That is why we call it multipolar world. And India's foreign policy specifically highlights multipolar world. ठीक है। फिर आपने, आपका जो मेन क्रक्स है क्वेश्चन का, वो लास्ट में आपने कहा कि पाकिस्तान इज गेनिंग फ्रॉम यूएसए एंड चाइना, एंड व्हाई वी आर एंटी चाइना एंड अलाइनिंग मोर फ्रॉम यूएसए, मतलब ऐसा आप पूछना चाह रहे हो। तो देखो इसके, इसका आंसर ये है कि देखो पाकिस्तान इज सच इन सच अ सिचुएशन, पाकिस्तान की लोकेशन देखो, पाकिस्तान का एक्सेस चाइना को चाहिए, दैट इज वाई फाइनेंस, और पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट इज वाई दे आर हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। मोर ओवर, वी हैव बॉर्डर इश्यूज विद चाइना एज वेल एज पाकिस्तान। तो सिंपल सा रूल है, जब उन दोनों के बॉर्डर इश्यूज इंडिया के साथ हैं और आपस में उनका कोई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो दे आर मोर लाइकली टू बिकम फ्रेंड्स ना। इकोनॉमिकली कॉम्प्लीमेंट्रीनेस लग रही है वहां पर, बॉर्डर इश्यूज दोनों के इंडिया के साथ हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया कैन नॉट हैव सेम काइंड ऑफ रिलेशन विद चाइना लाइक पाकिस्तान इज हैविंग विद चाइना, राइट, दैट्स द रीजन। क्लियर है बात। और देखते हैं आपके नेक्स्ट डाउट क्या है। लिस्ट में आपके नेक्स्ट डाउट है स्ट्रेटेजी फॉर पीएसआर एंड यूपीएससी, हाउ टू मैनेज टाइम, नोट्स मेकिंग, बुक्स, आंसर राइटिंग। ठीक है। देखो आपके ना आइडियल सेंस में तीन पार्ट में हमें डे को डिवाइड करना होगा, एक जीएस, एक ऑप्शनल, और एक करंट अफेयर्स के लिए। बट आइडियल कुछ होता नहीं है, बट फिर भी हमें आइडियल रखना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट हमें पता हो कि हमारी चेज किस तरफ है ना, जैसे पता तो हो ना कि यार डायरेक्शन तो ये है। तो तीन चीजें तो हमें कवर करनी है। दूसरी चीज, हमें रिवीजन करना है। डेली हमने पढ़ा बहुत कुछ, लेकिन रिवाइज नहीं कर पाए, तो हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे, और रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो फिर एग्जाम में लिखेंगे कैसे। और लास्ट लास्ट मोमेंट के लिए आप रिकॉलिंग के लिए सोचोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो डेप्थ नहीं आ पाएगी जो यूपीएससी क्लियर करने के लिए जरूरी है ना। तो इसका मतलब है कि जो भी हम पढ़ें उसको रिवाइज करें डेली बेसिस पे, क्विक रिवीजन कर लें। व्हेन आई एम सेइंग रिवीजन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सपेक्टिंग कि आप डेली जो भी पढ़ा है उसको याद करो, ऐसा नहीं है। वो याद ग्रेजुअली हो जाता है, लेकिन हम डेली समझे तो सही कि इफ these four concepts were discussed, so I know these four concepts by heart, right? If I'm having any doubt, then I'm going to raise those doubts, mentor से पूछो, फैकल्टी से पूछो, लेकिन उसको सॉर्ट करो, ठीक है।
लेकिन अगर यहाँ आपने रिकॉल नहीं किया ना, रिवाइज नहीं किया, तो पता भी नहीं लग पाएगा आपको कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज टू आइडेंटिफाई वेयर द प्रॉब्लम्स आर। नेक्स्ट, हम वीक में एक दिन ऐसा रखें कि जिस दिन हम ना रिवाइज ही करेंगे, नया नहीं पढ़ेंगे। दैट्स लाइक अ कंसोलिडेशन डे। कंसोलिडेट करेंगे जो भी हमने पढ़ा है। दिस डे कैन बी संडे, है ना। तो यूज दैट। फिर एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि अगर आपने डेली बेसिस पे जो टारगेट थे वो कंप्लीट करे, वीकली बेसिस पे आपने कंसोलिडेट कर लिया, तो उसके बाद ना अपने आप को कुछ गिफ्ट दे दो। गिव सम टाइम फॉर डूइंग समथिंग विच यू लव। ये जरूरी है, सो दैट यू कैन स्टार्ट नेक्स्ट वीक विद फ्रेश माइंड, न्यू एनर्जी। बोर्डम नहीं, ठीक है। हालांकि बोर्डम भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा बोर्डम जो जिसमें आप स्लगिशनेस है, एनर्जी लो है, तो फिर जो ये आगे के काम हमारे करने हैं हमें वो नहीं हो पाएंगे, है ना। ऐसा होता है। तो इससे एक और काम होगा, जो बार बार टाइम डिस्ट्रैक्ट होता है ना ऐसे एक्टिविटीज में जिसमें हमें मजा आता है बट दिस इज नॉट कंड्यूसिव, हमें गोल की तरफ नहीं ले जा रहा, तो उसकी तरफ फिर जाने की टेंडेंसी थोड़ा कम होती चली जाएगी, थोड़ा कम होती चली जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि ठीक है, व्हेन आई एम गोइंग टू दीज 4 5 टास्क, उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ सम टाइम। तो ऐसा कुछ करो, ठीक है। और जब 2 से 3 रिवीजन कर लो, तो उसके बाद फिर वो शॉर्ट नोट्स पे आओ, ठीक है। और आंसर राइटिंग जब पर्टिकुलर टॉपिक आपका हो जाए, जैसे क्लासेस में अगर आप हो, तो क्लास में जब मैं आपको आंसर राइटिंग कराता हूँ, टास्क देता हूँ, तो उस वक्त ना लिख दो आंसर। पहले रिवाइज कर लो, फिर लिख दो आंसर। ये मत सोचो गलत लिखोगे, इनकम्प्लीट होगा, ऐसा टेंशन मत लो, जस्ट राइट इट, ठीक है। और बस जो मैंने बताया ना, इसको करना स्टार्ट कर दो। और नेक्स्ट टाइम आपने कितना परसेंट किया कितना नहीं, उसको शेयर करो। और एक एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस जोन में आ जाओगे, फिर आप ना, आपको ना किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी का चेज नहीं होगा, वो स्ट्रेटेजी खुद बनने लग जाएंगी, बिकॉज यू नो योर सेल्फ वेल, यू नो यूपीएससी डिमांड वेल। स्ट्रेटजीज के सबसे बड़ा फॉलोअप पता है क्या है? या तो हम यूपीएससी की डिमांड को नहीं समझते, लग जाते हैं, तो इस वजह से हम स्ट्रेटजीज सोचते हैं यार बता दो कुछ ऐसा कि जो एग्जैक्टली यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से चले। फिर अगर किसी की टॉपर की स्ट्रेटजी यूज भी कर ली, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते, अपने प्लस माइनस, तो फिर वहां स्ट्रेटजी फेल होती है। तो 2 फेलियर्स होते हैं, इन दोनों फेलियर्स को आप सॉर्ट कर लोगे अगर जैसा मैंने आपको बताया इस पर आप चलने लग जाओगे, सो दैट यू कैन एग्जैक्टली नो कि यार मैं, मतलब मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, किस में नहीं हूँ, किस टाइम पर मैं ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव होता हूँ या किस टाइम प्रोडक्टिव नहीं होता, तो हमें उसी के हिसाब से सोल्यूशन निकालने हैं, है कि नहीं। ठीक है सर, सर आई एम करेंटली फोकसिंग ऑन बेसिक्स, फाउंडेशन क्लासेस, पीएसआर क्लासेस, सीसेट, हाउएवर आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम and enough time for PSR revision, answer writing. I feel bad. Nee, I feel left behind in PSI since paper 2A has been completed. I lack confidence in both PSI and polity. How should I start and manage my preparation? I'm targeting 26 attempt. Okay. Or should I skip 26 attempt together? Please guide me, sir. हम्म देखो, 26 अटेम्प्ट के लिए आपकी सिलेबस की प्रिपरेशन की स्टेज मुझे पता होनी चाहिए। मतलब जीएस का कितना पार्ट कवर है और पीएसआर का कितना पार्ट कवर है, उसके बेसिस पे अगर आपका सिग्निफिकेंट पोर्शंस, हालांकि सिग्निफिकेंट अपने आप में एक वेग टर्म है, बट सिग्निफिकेंट से समझ लीजिए कि यू have gone through the core subjects, your understanding of core subjects, what is remaining is revision and practice. That is what I'm saying, significant portion, ठीक है, core subjects. And with respect to PSR, you have uh, crossed say half part, ठीक है, that is the meaning of significant. If you're done and if you are standing on this point, no matter what's the level of your confidence, you can turn the tables in your favor. We have enough time. हमारे पास इतना समय है कि आप अपनी इस तैयारी की जर्नी को टर्न कर सकते हो, 2026 में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मैंने अभी बताया कारण, क्योंकि अभी हम अक्टूबर में हैं, ठीक है, हमें प्रैक्टिकल होना होगा, अक्टूबर लास्ट मनी, 3 महीने जो नेक्स्ट है हमारे, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, ठीक है। जो 3 महीने हमारे, उन 3 महीनों में हमें प्रीलिम्स, मेंस और स्पेसिफिकली मेंस की आंसर राइटिंग और ऑप्शनल, ठीक है, इन पर फोकस करना होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, मेंस पर, ऑप्शनल पर फोकस करने के लिए हमारे पास केवल 3 महीने हैं।
इन 3 महीनों की जो मेहनत है वो डिसाइड कर देगी जिसको भी 2026 में क्लियर करके मेरिट में आना है। ये 3 महीने की जर्नी। आप मुझसे कोई मिलेगा नवंबर दिसंबर में, मैं उससे पूछूंगा उसकी तैयारी का स्टेटस और क्या वो कर रहा है, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है काफी हद तक। ठीक है, एक्सेप्शंस कैन बी देयर, बट जनरल ट्रेंड, तैयारी का स्टेटस और स्ट्रेटजी उस समय पर क्या है उससे आइडिया लग जाता है। ठीक है। हर साल मुझे एस्पिरेंट्स मिलते हैं जो मुझे पता लग जाता है कि यार तुम इस चीज को डिले कर रहे हो, तुम्हें इस चीज को पहले कर लेना चाहिए था क्योंकि तुम्हारा ये वीकनेस है, अभी कर लो इसको। कई बार ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं वो कहते हैं नहीं सर ये वीक है सर, इसको मैं बाद में करूंगा, पहले स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बना लूं। फिर मैं फरवरी में जब मिलते हैं किसी सेशन में पूछता हूँ बताओ क्या स्टेटस है, वो कहते हैं सर बस अब स्टार्ट ही करने वाला हूँ सर वो वाला सब्जेक्ट। मैंने कहा ठीक है, बट अभी तक हो जाना चाहिए वो, अब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम आ गया है। फिर वो डिले करते हैं और फिर अल्टीमेटली जब प्रीलिम्स हो जाता है, वो प्रीलिम्स में कितनी बार ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट्स फिर बोलते हैं कि सर आपने ठीक कहा था। अगर उस समय केवल सुन के करने लग जाते ना तो ये प्रीलिम्स रुकना ही नहीं था, क्योंकि वही सब्जेक्ट वीक रहा और उसी के क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा मार्क्स कम आए और प्रीलिम्स रह गए। आ रही बात समझ में? तो ऐसा ना हो, तो प्लीज टेक दिस एडवाइस कि अगले 3 महीने अपने मेंस, अपना पीएसआर जो ऑप्शनल है आपका, उस पर लगा कर रखो अच्छे से। क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जब यहाँ स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में, सो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एडवाइस ली थी और पीएसआर की प्रिपरेशन मोर ओवर उनकी थी, उस समय केवल हमने थेमेटिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी और उनको अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। मतलब मैं तो जिस गोल से आपके साथ काम करता हूँ मुझे चाहिए 310+, क्योंकि हर साल 317, 316, 314 वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं। राइट। ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो स्ट्रेटजी से काम किया, 278 मार्क्स आए थे, आईपीएस मिल गया। राइट नाउ इन सर्विस झारखंड काडर, 270+ पे मिल गया। क्यों? क्योंकि जीएस पेपर 2 में जो एडवांटेज मिलना था वो भी मिला, ऐसे में मिला। और जो पुश मैं कर रहा था कि भाई बैलेंस, बैलेंस, हम वीक पोर्शंस को आइडेंटिफाई करें, तो अल्टीमेटली हमें तो पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, वो पॉइंट जहां मिस होने वाले थे वो, क्योंकि वी वर कॉन्शियस कि हाँ ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट है, इस पे मुझे पॉइंट इकट्ठे करने हैं, तो वो पॉइंट इकट्ठे कर लिए उन्होंने। मेरिट में ऊपर थे, आ गया सिलेक्शन। तो प्लीज 3 महीने जान लगा दो मेंस पीएसआर पे, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इतना समय नहीं होता कि फिर जो मेंस वाली जो आंसर राइटिंग है उसमें हम थोड़ा वीक रह जाएं। आ रही है बात समझ में? कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस रेडी नहीं होंगे, आपको मेंस रेडी भी रहना है, तभी तो हम फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे। अनु कह रही है आई एम नॉट एबल टू यूज स्कॉलर्स इन द आंसर। अनु, इसका आंसर मैंने अभी दिया था जब जयदीप ने पूछा था। मैंने कहा था कि इस वजह से यूज नहीं कर पाते बिकॉज हमें लगता है कि वी हैव टू मच टू रिमेम्बर, बहुत कुछ रटना है, बहुत कुछ नहीं है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के पे कंट्रास्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, कंट्रास्टिंग स्कॉलर्स के आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर मेरे पास 3 हैं तो ठीक है, और उनको याद करने के लिए एक एक कीवर्ड से उनका नाम अटैच कर लूं, और फिर जब मैं प्रैक्टिस करूं उस टॉपिक पे, अगर आपने 5 आंसर लिख लिए, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में बैठ ही जाए। ठीक है। सर वीकली आंसर राइटिंग का क्वेश्चन नेक्स्ट डे लाइव क्लास में डिस्कस करवा दीजिए, बहुत हेल्प हो जाएगा सर, थैंक्स फॉर द सजेशन। हर्ष, हर्षराज, करते हैं इसको। हाउ टू राइट लर्निंग्स ऑफ इंडिया विद एनी ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अच्छा, तो वो तो डिस्कशन से पता लगता है, जैसे श्रीलंका के साथ हमारी अलग लर्निंग रही है ना, बांग्लादेश के साथ अलग लर्निंग रही है, फिर उसको ही हम कंसोलिडेट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि श्रीलंका के साथ हमारा एक हिस्टोरिकल ब्लंडर भी रहा, आईपीकेएफ, है ना, और बांग्लादेश के साथ हमारा मेजर टिल्ट, मतलब रियलिटी ऐसी है कि मेजर टिल्ट हमारा अवामी लीग के साथ है, एंड बीएनपी का ज़्यादा टिल्ट आपका पाकिस्तान के साथ है, जमात इस्लामी का पाकिस्तान के साथ है। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ बैलेंस, दैट हमारा एक, जो भी पार्टीज हैं, जो भी स्टैब्लिशमेंट है, सबके साथ रिलेशंस हों, और वी आर इन दैट पोजिशन दैट वी आर मेकिंग एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट इज
having conducive talks with the interim government of the time. That is why यूनुस, जिनका स्टेटमेंट कुछ आ रहा था कि ये इंडिया इंक्लाइन नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली प्रो इंडिया स्टेटमेंट भी आने लग गए हैं, तो कर रहे हैं हम उस दिशा में। Sir, I am not able to make the best introduction and conclusion lines for the answer writing. May I need have ready-made intros conclusion by analyzing the topper's copies. Vijita, yes, you can do that, but you cannot be dependent on that. उससे सीख सकते हैं लेकिन उस पर निर्भर नहीं रह सकते। अब जैसे आप क्या करो, जो पीएसआर आपका ग्रुप है ना टेलीग्राम, पीएसआर टॉपर, पीएसआर शशांक त्यागी वाला, उसके फाइल सेक्शन में जाओ और वहां से शॉर्ट नोट सर्च करना, तो शॉर्ट नोट्स पे फाइल आ जाएगी। शॉर्ट नोट्स में टॉपिक वाइज ना इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपको वहां मिल जाएंगे, तो यू कैन रेफर रेफर दैट। ठीक है, उससे भी आइडिया हो जाएगा आपको। और वो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, मुझे बताओ कि आपने 50 आंसर प्रैक्टिस कर लिए अभी? क्या 50 आंसर्स आपने लिख लिए? नहीं ना अभी। तो जब आप 50 लिख लेंगे, फिर 100 लिख लेंगे, तो आप देखना 50th आंसर और 100th आंसर में डिफरेंस दिखेगा। फिर हमारे रिफ्लेक्सेस में आ जाएगा अच्छा आंसर लिखना। अभी हमें लगता है कि यार इट इज समथिंग टू बी, यू कैन से क्रिएटिव अबाउट, कुछ क्रिएटिविटी दिखानी है, फिर वो हमारा गोल है रिफ्लेक्सेस में आना। रिफ्लेक्सेस प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, आइडेंटिफाइंग क्या इसमें ये अच्छा करना है। जैसे कल हमने जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी क्लास में, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि देखो, स्टूडेंट ने ये आंसर लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, नॉलेज है, बट इससे बेटर ऐसे लिखा जा सकता था, इसमें ये गैप है। अब आपकी मेमोरी में रजिस्टर हो गया, ठीक है, ये कमी बताई थी तो ये कमी मुझे नहीं करनी है, ये तरीका बताया था, ये तरीका इस्तेमाल करना है। तो ऐसे ही हम इंप्रूव होंगे। यू आर इन द राइट डायरेक्शन, डोंट वरी। सर, व्हाई डज नेपाल maintain good relations with China despite being part of Mao's five finger theory while Bhutan does not follow the same approach? बिकॉज दोनों की हिस्ट्री अलग है। बिकॉज पहली बात तो किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपकी इकोनॉमी, आपके लीडर्स, राइट, आपके पॉलिटिक्स में कंपीटिंग इंटरेस्ट। सो नेपाल में दे वांट टू मेक बेस्ट आउट ऑफ देयर पोजीशन। दे फील दैट देयर लैंडलॉक्ड स्टेटस हैज बीन मिसयूज्ड बाय इंडिया इन इट्स ओन इंटरेस्ट। तो यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर ये सेंटिमेंट स्पिन करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर उनके लिए नेक्स्ट लॉजिकल चॉइस क्या होगी कि यार डाइवर्सिफाई करो, इंडिया पर डिपेंडेंस को कम करो। राइट, दैट्स द थिंग। एंड विद रिगार्ड टू माओस फाइव फिंगर थियरी, व्हेन दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर इंटरेस्ट, काउंटर बैलेंस इंडिया, तो चाइना अगर उनको रीएश्योरेंस दे रहा है तो ठीक है, वो अपने हिसाब से ऐसा सोच रहे हैं कि रीएश्योरेंस हमारे पास है। भूटान क्यों नहीं? क्योंकि भूटान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अलग है। भूटान के जो इंडिया भूटान ट्रीटी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी, उसके बिहाफ पर मैंने आपको बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट इज हैविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट भूटान। तो हाँ, तभी तो हमारी फोर्सेस वहां पे डोकलाम पर खड़ी थी चाइनीज फोर्सेस के सामने। तो भूटान का जो रिलेशनशिप है उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज इंक्लाइन टू इंडिया। और जैसे ही वहां पर देखो डेमोक्रेसी आई है, कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट आए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भूटान में भी देर आर सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल एलीट हु वांट टू अडॉप्ट द सेम अप्रोच लाइक नेपाल डिड। राइट, तो यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ये रोल प्ले करती है। तो अभी तक भूटान की जो प्रायोरिटीज थी वो थी यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हमें मैसिव इंफ्रा इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं, क्यों चाइना के पास जाएं। राइट, लेकिन जैसे ही इकोनॉमी में डाइवर्सिफाई करना है, यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज भूटान में क्रिएट करनी है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट, तो देखो भूटान में भी फिर यू आर सीइंग दोज काइंड ऑफ अंडर करेंट्स। Why Taliban faces legitimacy and recognition crisis? Reason is Taliban's past and Taliban's ideas, क्योंकि मेजरली तालिबान को टेररिस्ट का ही स्टेटस मिला ना, लेकिन सिंस दे हैव कैप्चर्ड द पावर एंड नाउ वर्किंग लाइक अ स्टेट, तो नाउ दे वांट रिकॉग्निशन कि भाई उनको एक स्टेट एक्टर की तरह रिकॉग्नाइज कर लो। बट स्टिल दे आर फेसिंग क्राइसिस बिकॉज ऑफ द टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ऑफ द मिलिटेंट फैक्शंस दैट दे ऑलरेडी हैव, मतलब अभी भी जो उनके पास हैं।
उसको अभी एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही कि वेदर दे कैन बी अ रेस्पॉन्सिबल प्लेयर इन नेशनल पॉलिटिक्स। दैट इज वाई यूएस से बात तो करेगा, बाकी सब भी बात करेंगे, अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, चलो यार मिडिल पाथ अफगानिस्तान से बेस्ट जो हम ले सकते हैं, लो बेनिफिट्स। लेकिन वो लेजिटिमेसी और रिकॉग्निशन जो है वो एक इशू रहेगा जब तक कि तालिबान अपने आप को एक मॉडरेट फोर्स ना स्टैब्लिश करें। एंड दिस इज व्हाट तालिबान इज ट्राइंग टू डू राइट नाउ। Sir, how to be consistent with preparation along with full-time job? My working hours 9 a.m. to 7:30 p.m. I get hardly any time for revision. How can I do revisions effectively? Uh, Pratim, you can follow the strategy of Nilesh. Last year 77th रैंक स्टडी आएगी, उस सर्च करोगे ना तो उस पे उनके साथ इंटरव्यू मिल जाएगा आपको एक। तो व्हाट नीलेश वाज डूइंग, पता है भाई, दो ही स्लॉट है आपके पास, या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग, ठीक है। हमें दोनों स्लॉट का इस्तेमाल करना है। रिकॉर्डेड लेक्चर को थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके देखना है, जो टास्क दी गई है उसको वहीं के वहीं कंप्लीट कर देना है, और ऑफिस के बीच में जो टाइम मिले उस टाइम पर एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। आप कंसिस्टेंटली इसको 3 महीने कर लें तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कैसे करूं, क्योंकि वो आपकी हैबिट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। आप ठीक है प्रतीक, मैंने आपका क्वेश्चन सेकंड भी देख लिया कि एज वाइज दैट इज कंप्लीटली फाइन। जो आपका टारगेट है उसके लिए आपके पास टाइम भी है सफिशिएंट, आप लग जाइए। ठीक है, जो लास्ट टाइम पर हुआ वो ठीक है जो हुआ। लाइफ में अप एंड डाउन सबके चलते ही रहते हैं, बट लाइफ आपकी है तो जिम्मेदारी पूरी आपको ही लेनी पड़ेगी, हमें ही लेनी पड़ती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियांशु पूछ रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार्टिंग प्रिपरेशन विद ऑप्शनल। डिसएडवांटेजेस तो उस केस में हो सकता है इफ यू हैव नो क्लैरिटी which optional you should go for and you have started preparing with any optional, तो उसमें डिसएडवांटेज हो सकती है। वैसे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज मैनी टॉपर्स नाउ डेज दे आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हर साल आप देखते हो वो बता रहे हैं कि प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में ही उन्होंने ऑप्शनल पे फोकस कर लिया, जिससे कि मेंस की जो ओरिएंटेशन है ना वो उनकी बन जाए, क्योंकि पता है आंसर लिखोगे मेंस में तभी रैंक आएगी, है ना। तो एडवांटेज ये है कि टाइमली कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके पास वो टाइम रहेगा जिसमें कि आप आंसर राइटिंग को बेटर कर सकोगे, अपने लूपहोल्स को प्लग कर सकोगे, स्मार्ट नोट्स बना सकोगे। वो टाइम काफी लोगों के पास नहीं होता, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है मार्क्स में, क्योंकि 500 मार्क्स का तो ऑप्शनल है प्लस ओवरलैप का जो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इन दैट केस जहां पर क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा ऑप्शनल है। ठीक है। सर, व्हाट इज द इफेक्ट मोस्ट इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर इंटरलिंकिंग पीएसआर कॉन्सेप्ट्स? रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर इंटरलिंकिंग पेयर्स कॉन्सेप्ट्स। जब मैं क्लास में इंटरलिंकेज आपको बताता हूँ ना कि देखो इस वाले टॉपिक का इंटरलिंकेज इसके साथ है, वहीं पे मार्जिन में लिख लो उस टॉपिक को। तो वो तो हम बोर्ड पे साथ में लिखते हैं ये नोट्स के अंदर जहाँ इंटरलिंकेज होती है, टॉपिक कोड लिख लो साथ में, जिससे कि बाद के टाइम पर भी रिवीजन में ये काम आए। वैसे इंटरलिंकेज की मैंने एक पूरी पीडीएफ बनाकर आपको दी हुई है, डायरेक्टली उसको प्रिंट आउट करो। इससे बेस्ट क्या होगा, पूरे सिलेबस में जिस टॉपिक में जहां जहां इंटरलिंकेज जिसके साथ हो सकता है, जिससे कि आप आंसर में उसको लिखोगे आपके आंसर का वेट बढ़ेगा, मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट मेथड टू कंसोलिडेट कॉम्प्रिहेंसिव पीएसआर नोट्स वही है कि पीरियडिक करो, मतलब एक टाइम पे ऐसा नहीं आएगा कि कंसोलिडेशन हो जाएगा, हमें अभी से करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और तीसरी बार जब रिवाइज कर रहे होगे तब समझ बनेगी कि इसको शॉर्ट कैसे करना है, वही तरीका है। मैक्सिमाइज करने के लिए पीएसआर आंसर राइटिंग में मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वेल, राइटिंग एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक, एनरिचिंग आर कंटेंट इन सच ए मैनर कि इवेलुएटर मजबूर हो जाए कि भाई अच्छे मार्क्स देने हैं, क्योंकि हर 2-3 लाइन जो वो पढ़ रहा है उसमें वैल्यू लेडन लाइन है, इधर उधर की बातें नहीं हो रही।
तो अभी तक जो बातें करी हमने सब क्लियर है आपको? ठीक है। अब मैं जरा कुछ आपके चैट्स में से देख लेता हूँ। अभी तक मैं शीट में से देख रहा था, जो शीट में आपने डाउट सबमिट किए थे। ठीक है, एक सेकंड। सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स, सो व्हाट विल बी माय स्ट्रेटजी फॉर एग्जाम and PSR? What materials do I need to follow PSR? My prelim start batch started 9 October. I am late, sir. सुमित, आपका टारगेट क्या है इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है। कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है पीएसआर में, पीएसआर का क्रक्स, ठीक है, और पीएसआर के जो शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं और जो पल्स में प्रोवाइड करता हूँ, क्रक्स और पल्स, इनको रेफर करो। अल्टीमेटली हमें कंसाइज करते हुए कैसे जाना है उसके लिए भी मैंने नोट्स दिए हुए हैं, पीएसआर शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं, माइंड मैप भी दिए हुए हैं। अल्टीमेटली पता लग जाएगा कि हमें कैसे अपने नोट्स को कंसाइज करना है। जो पीवाईक्यूज का आंसर्स का कंपाइलेशन दिया हुआ है, उसको रेफर करो व्हेन यू आर रिवाइजिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, व्हेन यू आर कवरिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। आयुष कह रहे हैं सर, छोटे सब्जेक्ट जैसे सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, एग्रीकल्चर कैसे कवर करेंगे? एक सोर्स को पकड़ो, क्वेश्चंस को देखो सोशल जस्टिस से कि यार, पेपर जीएस पेपर 2 में ऑफिशियल सिलेबस में 3 हेडिंग्स हैं जो सोशल जस्टिस वाली हैं। उन 3 हेडिंग्स के अंदर फिर अलग अलग कीवर्ड हैं, उनको निकाल लिया कि भाई वल्नरेबल सेक्शन, अच्छा जी, वल्नरेबल सेक्शन में SC, ST, एल्डर, चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर, डिफरेंटली एबल्ड। अब सोचो, अगर डिफरेंटली एबल्ड, तो डिफरेंटली एबल्ड की केस में व्हाट आर द स्कीम्स, व्हाट आर द लॉज, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड। अगर इस सम डेटा टू रिफ्लेक्ट व्हाट आर द स्टेटस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल इन इंडिया, तो अगर ये 5 हेडिंग हमारे दिमाग में आ रही हैं और उसके अंदर का कंटेंट भी आ रहा है, तो सफर सही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर यही नहीं आ रहा है कि यार सोशल जस्टिस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, फिर उन टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक हैं, तो इसका मतलब है हमें इस डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है ना? गवर्नेंस फॉर एग्जाम्पल, तो गवर्नेंस का सिलेबस ओपन करो, जीएस पेपर 2, देखो कि इसमें क्या लिखा है। अच्छा, डेवलपमेंटल प्रोसेस, ओके, उसके आगे लिखा है चलो एनजीओ, एसएचजीज। हमारे दिमाग में चलनी चाहिए डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है भाई। डू आई नो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस? तो लिखो उसको, देखो अपने आपके सोर्स में वो होना चाहिए। अगर ई गवर्नेंस लिखा है तो देखो यार क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। अच्छा, 2025 में मेंस में क्वेश्चन आया है जीएस पेपर 2 में, ई गवर्नेंस में वो कह रहा है कि हमारी जो ई गवर्नेंस है वो टेक्नो सेंट्रिक हो रही है, बैकएंड इंटीग्रेशन पे ध्यान दे रही है, लेकिन यूजर सेंट्रिक नहीं हो रही। तो दिमाग में आना चाहिए, यानी कि यूपीएससी जो है एनालिटिकल पूछ रही है, यानी कि जब भी मैं किसी टॉपिक को कवर करूं तो उसमें इश्यूज जो है क्या है वो पता कर लूं, और इश्यूज के सॉल्यूशन क्या है ये पता कर लूं, चीजें इजी हो जाएंगी। बट यही जो समझ है ना कि मुझे पढ़ना क्या है, एग्जैक्टली कौन से सवाल मेरे दिमाग में आने चाहिए जब मैं सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, इस मैच्योरिटी को आने में बस टाइम लगता है। और यहाँ पर इस सेशन में आने का पर्पस ये है कि वो जो मैच्योरिटी काफी गलतियां करके आपको आती, उतनी गलतियां करने की जरूरत नहीं है। आपका समय बहुत कीमती है, एग्जैक्टली सेशन के थ्रू लर्निंग ले लो और उस समय को बचाओ और एग्जैक्टली वैसी तैयारी करो। ठीक है। तेजस, इट इज फाइन अगर जियो स्ट्रेटेजिक जियो इकोनॉमिक डायमेंशन ओवरलैप कर रही हैं किस जगह पर, ठीक है। बट ये ध्यान रखो कि जैसे जियो इकोनॉमिक है, तो इकोनॉमिक में हम जो ट्रेड वाले एंगल हैं, ग्रांट्स वाले एंगल हैं, ठीक है, उन एंगल्स को ऐड करेंगे। फ्यूचर के अगर कुछ प्रोस्पेक्ट्स हमें दिख रहे हैं उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, उस ट्रबल में जाने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास क्लियर कट कैटेगराइजेशन, आप बस टर्म्स तो अलग अलग है ना। अब कितनी बुक्स ऐसी हैं, नोट्स ऐसे हैं जहां पर तो जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल कैटेगराइजेशन ना होकर के एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, उसमें डिफेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड अदर एरियाज इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। लेकिन हमने क्यों किया? क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नंबर ऑफ हेडिंग्स अगर कम हो जाएं तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू रिकॉल एंड यूज। ठीक है। अभिमंडल देखो, रीजनल सिक्योरिटी, क्योंकि if there is going to become instability in India's neighborhood,
then some non-state actors may actually establish their bases in these countries. So the commitment which we were having from the nations, from the governments of these nations, they won't be able to fulfill that. So that's the challenge for regional peace and security. चलिए, तो आई होप ये जो हमने क्रिस्प सा सेशन किया, इस सेशन से आपको वैल्यू मिली होगी, राइट? काफी डाउट्स हमने हैंडल कर लिए, कुछ मुझे लगता है अभी भी रह गए होंगे, ठीक है? वो जो डाउट्स वाली शीट है ना, उसमें आप फिल कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में हम जब मिलेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में फिर उनको भी टेकअप कर लेंगे। लेकिन लेकिन जैसे मैं दूसरे स्टूडेंट्स का भी डाउट आंसर कर रहा था, तो काफी सारे लोग ये बात एक्सेप्ट करते होंगे कि आपके डाउट्स खुद ही आंसर हो रहे थे, क्योंकि मैं काफी सारे डाउट्स देख रहा हूँ उसमें वो कॉमनलिटी थी, है ना? Sir, I've written 70 plus answers PSL, but not a single answer written on any GS subject. I have taken a specific batch of GM batches per month where they provide a content, but I don't know why I feel restless. What can I do so that I start writing answer for GS? Payal, सीधी बात, just start writing. मतलब just make a rule that if you have covered GS syllabus completely, right? If this is the case, and that is why you have started with the mains answer writing for GS, just make a rule that you are going to write one answer in these 3 months, one answer daily, and that should not be random. That should be aligned with your revision target. आपने रिवाइज किया कंटेंट को, फिर आपने क्वेश्चन देखा और आपने अटेम्प्ट किया, इवैल्यूएशन के लिए भेजा। जस्ट डू दैट। रेस्टलेसनेस इज नॉर्मल, इट हैपेंस, सबके साथ होती है, सिचुएशन वेरी कर सकती है, बट ओनली एंटीडोट टू रेस्टलेसनेस इज एक्शन। कई बार हम परेशान इस वजह से नहीं है कि हमें इस बात का डाउट है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। परेशान हम इस वजह से होते हैं क्योंकि हम इस समय अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे। इस मोमेंट में वी आर डिससेटिस्फाइड विद आवर एक्शंस। लगता में ऐसा है कि यार ये हमें फ्यूचर की चिंता है, फ्यूचर की नहीं, प्रेजेंट की चिंता है आपको। प्रेजेंट को सॉर्ट करना है। रिवाइज and practice one answer daily since you have completed GS and you have the mains content, right? Do that, और वो रेस्टलेसनेस खुद ही सबसाइड हो जाएगी। जैनब, इसी तरीके से जीएस की भी होगी, ठीक है? आप ऐसा करिए, एक बार सर्च कर लीजिए आंसर राइटिंग शशांक त्यागी स्टडी आईक्यू, या मैं खुद भी सर्च कर लूंगा। तो आंसर राइटिंग पे ना ऑलरेडी मैंने डिस्कशंस बनाए हुए हैं कि यार कौन सी टिप्स होती हैं आंसर राइटिंग की, तो वो आपको मिल जाएंगी। और इवन आपका जो पीएसआई का डैशबोर्ड है ना, उसमें एक ज्ञान भंडार करके एक फोल्डर ऐड किया हुआ है, जिसमें ऐसे जो सेशंस हमने लिए हैं स्ट्रेटेजी वाले, तो उसमें ना आंसर राइटिंग सेशन लिया हुआ है। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि देखो, जीएस हो या पीएसआई हो, आंसर राइटिंग का बेसिक बेसिक फ्रेमवर्क ये है, कंटेंट में डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप इस सेशन से आपने अगर यहाँ पर अपना 1 घंटा दिया है तो आप वैल्यू लेकर जा रहे हो, ठीक है? और एवरी स्टूडेंट इज द प्रायोरिटी, हर किसी को वैल्यू मिली होगी। मिलते हैं फिर आपसे, और विश यू हैप्पी दिवाली। ख्याल रखिए अपना। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।